तो आज के शो में मॉनसून में मुंबई के ठंडे पड़ते प्रॉपर्टी मार्केट में आपकी रणनीति पर फोकस करेंगे। साथ ही लग्जरी घरों की मार्केट में क्यों धीमापन देखने को मिल रहा है, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ गए हैं दो बेहद खास मेहमान, एनरॉक ग्रुप के रीजनल डायरेक्टर एंड हेड रिसर्च डॉक्टर प्रशांत ठाकुर और नाइट फ्रैंक इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया। प्रशांत जी और गुलाम जिया जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक बेहद ही खास रिपोर्ट। मुंबई यानी सपनों का शहर, और इस शहर में एक घर का सपना शायद ही कोई होगा जिसने सोते जागते ना देखा हो। मुंबई में घरों के दाम भी यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतों की तरह आसमान छूते नजर आते हैं। मुंबई हो या आसपास कोई भी इलाका चुन लीजिए, यहाँ प्रॉपर्टी के दामों में आग लगी ही रहती है। लेकिन मॉनसून की दस्तक के साथ ही मौसम और घरों के दाम दोनों ही ठंडे पड़ने लगते हैं। जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं वो हैं साइन का गांधी मार्केट, दादर का हिंद माता और विले पार्ले का मिलन सबवे। दरअसल इन इलाकों में हर साल भारी जल भराव होता है, जिससे घर देखने आने वालों की संख्या कम हो जाती है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन इलाकों में घरों की कीमतों और किराए में 10 से 20% तक की गिरावट आ जाती है। बीएमसी इन इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए कई काम करती है, लेकिन हर साल बारिश में रियल एस्टेट पर असर साफ दिखता है। इस साल की शुरुआत यानी जनवरी से अप्रैल तक मुंबई में 52,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए, लेकिन बारिश के चलते आने वाले महीनों में ये आंकड़े घट सकते हैं। पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो जनवरी से मार्च तक कुल 37,000 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए, तो अप्रैल से जून तक 35,000 से ज्यादा घरों के रजिस्ट्रेशन। वहीं मानसून के दौरान यानी जुलाई से सितंबर तक घरों के रजिस्ट्रेशन की संख्या घटकर 33,000 ही रह गई। हालांकि मानसून खत्म होते ही यानी अक्टूबर से दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन की संख्या एक बार फिर 35,000 के पार निकल गई। आंकड़ों से साफ है कि जुलाई से सितंबर के बीच प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में अच्छी खासी गिरावट आ जाती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में मई जून के दौरान लगातार बारिश होती रहती है, जिससे होम बायर्स की विजिट्स पर असर पड़ता है। हालांकि कुछ होम बायर्स मानसून के मौसम को अच्छा मानते हैं और इस दौरान उन प्रॉपर्टी पर दाम लगाते हैं जहां बारिश में ज्यादा दिक्कतें नहीं होती। उनका मानना है कि अगर ये बिल्डिंग बारिश में ठीक काम कर रही है तो आगे भी करेगी। मानसून में वो जल निकासी, सड़क तक पहुंच और तूफान में इलाके में बिजली के हालात सब कुछ जांच लेते हैं। साफ है कि हर साल की तरह इस बार भी बारिश से साइट विजिट्स और रजिस्ट्रेशन में हल्की गिरावट हो सकती है, लेकिन बारिश के बाद फिर से रियल्टी बाजार में रफ्तार लौटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश। तो मानसून में मुंबई के प्रॉपर्टी मार्केट में थोड़ी सुस्ती आती है, लेकिन रिपोर्ट में आपने देखा कि खास तौर से वो इलाके जहां पर जल भराव की समस्या आती है, जहां पर थोड़ी बिल्डिंगें पुरानी हैं, कंस्ट्रक्शन के इश्यूज हैं, वहां पर प्राइसेस में ज़्यादा डिप देखने को मिलता है। लेकिन हर साल की स्थिति है। थोड़ा इसको समझते हैं कि क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी किसी इलाके में बन सकती है, अगर हाँ तो वो कौन से इलाके हैं, प्राइसेस में कितनी गिरावट आती है, और मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट यहाँ से अब अगले मान लीजिए 10 साल की बात करें तो किस तरह का रहने वाला है। आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए या फिर खुद के रहने के लिए ही सिर्फ खरीदारी करने पर फोकस करना चाहिए। दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ तैयार हैं। गुलाम जिया जी हमारे साथ हैं और प्रशांत ठाकुर हमारे साथ हैं एनरॉक के। गुलाम जिया साहब, पहले आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिर से समय देने के लिए। ये रिपोर्ट हमने दिखाई और इस रिपोर्ट को आपने भी बड़े अच्छे से, आपने ही पहले स्टडी करके ये रिपोर्ट निकाली भी है। हमने सोचा कि इसको दर्शकों के सामने भी लाया जाए। आप जरा सर ये बताइए कि ट्रेंड क्या कहता है। ये मौसम की मार सिर्फ मानसून के दौरान ये जल भराव वाले जगहों पर पड़ती है या फिर ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ा सुस्त ही रहता है मुंबई का? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया मुझे इस शो पर दावत देने का। एक सौभाग्य है कि आपके साथ और आपके व्यूअर के साथ हम जुड़ पाए हैं। अगेन बहुत शुक्रिया। ये जो सवाल आपने उठाया है, ये मैं पिछले 35 बरसातों से इस चीज के बारे में सोचता चला आया हूँ कि बरसातों के दरमियान मुंबई में ये मसला तो जरूर देखा जाता है कि मार्केट थोड़ी सी सुस्त पड़ती दिखाई देती है, जैसे कि आपके आंकड़े भी बता रहे हैं। लेकिन क्या इसका कारण सिर्फ ये है कि बरसात या उन इलाकों में जिसे हम लो लाइंग एरिया कहते हैं कि वहां पर ही ये मार पड़ती है? इससे मैं सहमत नहीं हूं।
ये सारे मुंबई का ये हाल है। मुंबई के कुछ तकरीबन 16 से 20 के आसपास जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज है वहां पर ये चीज देखी जाती है, क्योंकि अगर हम मई का महीना भी देखें, 2 दिन तकरीबन भारी वर्षा के कारण रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद रहा, और आगे चलते हुए 30 और 31 मार्च को सडनली बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए, लेकिन ओवरऑल नंबर डेफिनेटली अफेक्ट होता है। तो जैसा आपने आपकी जो असेसमेंट है उसमें भी बात सामने आई है कि बरसात के कारण लोगों का घरों से बाहर निकल के साइट्स तक जाना, या इवन साइट पर जो कंस्ट्रक्शन काम होता है वो अफेक्ट होता है, स्लो डाउन हो जाता है, तो ओवरऑल मार्केट स्लो होती है। जहां तक मैंने ये जब 2 या 3 लोकेशंस की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो मिलन सबवे के आसपास का हो या जो बाकी के 2 आपने बताए हैं, उसमें एक चीज मैं आपके सामने लाना चाहता हूं कि वो ऐसी लोकेशंस है जहां पर नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, उस तादाद में नहीं हो रहा कि जिसके कारण बाकी सारे मार्केट के खिलाफ आप इसको आंक सको कि क्या हालचाल है। अगर आप वही लो परेल की बात कर लें, वर्ली की बात कर लें, लोखंडवाला, कांदिवली, थाना और दूसरे जो बहुत सारी लोकेशन है वहां पर नया कंस्ट्रक्शन लगातार चलता है, उसके कारण वहां पर आपको कोई ना कोई एक्टिविटी दिखाई देती है। जैसे आप मान लें, आप मिलन सबवे की बात कर रहे हैं, वहां पर कोई नया कंस्ट्रक्शन एक अरसे से देखा नहीं गया है, तो इस कारण से हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर ज्यादा मार पड़ी है दूसरे इलाकों के बनिस्बत। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये ओवरऑल मुंबई का फिनोमिनन है, ये कोई लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है। और मुंबई में भी बरसात की चूंकि प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, बहुत मुश्किल होता है आंकना कि कब बरसात हो जाएगी, कब सारा तहस नहस सिस्टम तहस नहस हो जाएगा, लोग बाहर निकलने से तकलीफ में आ जाएंगे। तो उस चीज को मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगा। और ये तो बिल्कुल मैं नहीं समझ पा रहा कि सिर्फ 2 या 3 इलाकों पर ही क्यों मार पड़ रही, बाकी की नहीं पड़ रही। मेरे हिसाब से पूरे मुंबई का मसला है। ठीक है, पूरे मुंबई का ही मसला है ये। और एक डेटा भी आया है रजिस्ट्रेशन को लेकर। मई का डेटा ये सजेस्ट करता है कि 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है मुंबई में रजिस्ट्रेशन में। आपसे जानना चाहेंगे प्रशांत जी, मान लीजिए किसी को मुंबई में घर खरीदना हो और कोई निवेश के बारे में सोच रहा हो, तो बहुत लॉन्ग टर्म तो ठीक है, पैसे बन ही जाते हैं। घर ऐसा मसला ही है, प्रॉपर्टी में तो कहीं पैसे डाल दीजिए, आजकल तो यही कहा जाता है कि नहीं, सबसे जो कन्वेंशनल थॉट वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि नहीं, इससे बेहतर कोई चीज़ है नहीं। लेकिन आप जरा निवेश के नज़रिए से बताइए, क्या ये समय ठीक है अगर किसी को निवेश करना हो मुंबई में? अगर हाँ, तो अभी कौन से एरियाज आपको काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं प्राइसेस के लिहाज से, और जहां आपको लगता है कि ग्रोथ अन्य इलाकों से ज़्यादा हो सकती है? देखिए, अगर हम मुंबई की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुंबई शुरू से काफी एक अच्छा शहर रहा है। और अगर आप वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट की बात करें तो तकरीबन 40% ऑफ सेल्स, अगर हम टॉप 7 सिटीज की बात करें तो मुंबई से आती है। इसका 2-3 कारण है। मुंबई देखिए हमारा एक फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। आज के डेट में ऑलमोस्ट 50% टैक्स पेयर्स जो आपके इंडिया के हैं एमएमआर मार्केट से आते हैं। तो रियल एस्टेट जो 2-3 चीजों पे डिपेंड करती है, एक वाइब्रेंट इकोनॉमी, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर, और जहां पे आप देखें रेगुलेटरी बॉडी काफी स्ट्रांग हो, तो उन मामलों में मेरे ख्याल से मुंबई काफी पैरामीटर्स पे खरी उतरती है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो सारे शहरों का प्रॉब्लम है, और जहां तक आप बात कर रहे हैं मानसून की, मेरे ख्याल से अब ये सिर्फ फिनोमेना मुंबई के लिए नहीं, सारे उन शहरों के लिए जहां पे हमने मैसिव ग्रोथ देखा है, क्योंकि जो स्पर्ट इन ग्रोथ है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के हिसाब से पेस नहीं रख पाया, तो ये हम प्रॉब्लम हमेशा देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखिए, मैं बोलूंगा रियल एस्टेट में हमेशा एक लॉन्ग टर्म नजरिया होना चाहिए। शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल से नुकसानदायक होता है, और वो समय चला गया इंडियन रियल एस्टेट में जब आप हर 6 महीने पे प्राइस अप्रिसिएशन देखते थे। आपने आज खरीदा और पोजीशन मिलने के पहले अच्छे प्राइस पे एग्जिट कर गए। मेरे ख्याल से वो जो जिसको हम टर्म यूज करते थे फ्लिपिंग ऑफ प्रॉपर्टी, वो अप्रोच अब इंडियन रियल एस्टेट के लिए काम नहीं करेगी। अगर आप अपने एंड यूज के लिए लेना चाहते हैं तब तो बात अलग है। आज के डेट में काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, ग्रेड ए डेवलपर्स काफी अच्छे सप्लाई लेकर आ रहे हैं। रेरा के आने के बाद आपको कंप्लीशन के ऊपर टाइमलाइन जो डेवलपर दे रहे हैं, मोटा मोटी वो उस टाइम पे कंप्लीट कर ले रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आपको लेना है तो आप लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए। मुंबई में बहुत ऐसे पेरिफेरल एरिया में अच्छे माइक्रो मार्केट्स हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। आप एग्जांपल ले लीजिए नवी मुंबई, जहां पे एयरपोर्ट के आने की वजह से काफी
अच्छा ग्रोथ ऑलरेडी हमने देखा है, प्राइस एप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर अगर आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से जो पेरिफेरल एरिया जो कनेक्ट हो रहे हैं सीबीडी से, वहाँ पे हमने प्राइस एप्रिसिएशन अच्छा देखा है। एक थंब रूल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप ऐसे माइक्रो मार्केट को चुनें, जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी बोथ इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन और स्ट्रक्चर के अपग्रेड्स की संभावना काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात हमें ये ध्यान रखनी चाहिए, मैं फिर दोहराऊँगा कि रियल एस्टेट में शॉर्ट टर्म नज़रिए से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमेशा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको एक लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। सोच में ना बदलाव लाना भी जरूरी है। पुरानी सोच काम नहीं करेगी कि नहीं बुक कर लीजिए और पोजीशन मिलने से पहले प्राइस अप्रिशिएट कर गया, आपने बेचा, आपने गेन कमा लिया। मामला बदल गया है, रेगुलेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं और प्रॉपर्टी मार्केट के डायनेमिक्स काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। तो आपको खुद के लिए लेना है तब तो ठीक है, अदरवाइज निवेश का नज़रिया आपको अब लंबा रखना पड़ेगा। वो छोटे पीरियड में आपको गेंस नहीं होंगे बल्कि नुकसान हो जाएंगे, इसका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन एक और रिसर्च आई है, एनरॉक की ही रिसर्च है, वो ये कि लग्जरी घरों की बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। ट्रेंड क्या कहता है, इसको एक छोटे से ब्रेक के बाद समझेंगे। अपने एक्सपर्ट से व्यू भी लेंगे कि अगर आपको लग्जरी इन्वेस्टमेंट करना है तो रणनीति क्या होनी चाहिए, और 10 बड़ी खबरें भी लेकर आएंगे प्रॉपर्टी स्पेस की। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं हमारा खास शो स्वदेश से स्मार्ट शहर। प्रॉपर्टी वर्ल्ड की तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं और मुंबई के ट्रेंड पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या मॉनसून में जो वहां पर प्रॉपर्टी मार्केट में जो थोड़ी ठंडक आती है, क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। इस पर हमने चर्चा की। एक और रिसर्च है, एनरॉक की एक रिपोर्ट आई है कि मुंबई में लग्जरी घरों की बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। ये मतलब एनसीआर में तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, लेकिन मुंबई में ये ट्रेंड है। रिपोर्ट में क्या निकला जरा समझ लेते हैं। विश्वमोहन हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। विश्वमोहन, बताइए क्या है रिपोर्ट में खास। मुंबई में लग्जरी घरों की डिमांड लगातार कम हो रही है। 2025 की पहली तिमाही के जो नंबर है उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा के ऊपर के घरों की अनसोल्ड इन्वेंट्री 36% बढ़ गई है। Q1 2025 में 8,420 यूनिट्स तक अनसोल्ड इन्वेंट्री पहुंच चुकी है। पिछले साल की अगर पहली तिमाही में देखें तो ये अनसोल्ड इन्वेंट्री 6,180 के आसपास थे, तो वहां से देखें तो 36% ये नंबर ज़्यादा है। और 2022 के बाद पहली बार लग्जरी सेगमेंट में अनसोल्ड इन्वेंट्री इस नंबर तक पहुंचे, इतनी बड़ी है। लग्जरी घरों की बिक्री क्यों कम हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले एक साल में मुंबई में कई सारे लग्जरी सेगमेंट में कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हुए हैं, तो जो इन्वेंट्री है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। उसका भी असर है कि डिमांड के मुकाबले सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा 2024 में एमएमआर में 16,480 नई यूनिट्स लॉन्च हुई थी। Q1 2025 में 5,294 नई यूनिट्स और भी जुड़ गई, और बढ़ती कीमतों से सेल्स ग्रोथ पर असर साफ तौर से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड उसके मुकाबले है नहीं। और लोगों को भी लग रहा है कि जिस तरह की दिक्कतें हैं, अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो ग्लोबली हो, उन्हें लग रहा है कि अभी उस तरह के प्रोजेक्ट में, उस तरह की घरों में पैसा लगाना सेफ नहीं है, बहुत ठीक नहीं है, और ये भी वजह है कि डिमांड यहाँ पे घट रही है। साथ ही ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का भी साफ तौर से यहाँ पे असर दिखना शुरू हो चुका है, और इस वजह से भी लग्जरी घरों की तरफ लोग फोकस कम कर रहे हैं, और जो मिड साइज़ के घरों हैं वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। हमने देखा था कि पिछले साल त्योहारों के सीज़न के दौरान काफ़ी अच्छी घरों की डिमांड बढ़ रही थी, खास करके लग्जरी डिमांड, और लग्जरी घरों की डिमांड जो मिड साइज़ के घर है उससे ज़्यादा डिमांड ज़्यादा थी। लेकिन Q1 में कहानी बिल्कुल बदल चुकी है, और 2025 की जो पहली तिमाही के जो नंबर है उससे साफ तौर से स्लो डाउन के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं, और लोग बड़े घर, लग्जरी घर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, और साथ ही उनको लग रहा है कि अभी ये खरीदने का वक्त नहीं। साथ ही सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा है, ये भी एक बड़ी वजह है जिस वजह से इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री बढ़ी है। ठीक है विश्वमोहन, बहुत शुक्रिया। गुलाम जिया साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो ट्रेंड आया है, आपकी स्टडी क्या कहती है, और आपको क्या लगता है कि ये कुछ समय के लिए है या फिर बल्कि अपॉर्चुनिटी है? अगर थोड़े इन्वेंट्री बढ़ती है, प्राइसेस करेक्ट होते हैं तो लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे एनालिसिस के हिसाब से 2 या 2.5 करोड़ से ऊपर वाला जो सेगमेंट है उसको लग्जरी कह के रवाना हो जाना ये काफी नहीं है।
क्योंकि अगर आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा 650-700 करोड़ के मकान जिस शहर में बिक रहे हों, एक एक मकान, वहां पर 2.5 करोड़ को लग्जरी कहना शायद दुरुस्त नहीं है। तो हमें जरूरत इस बात की है कि इस 2.5 करोड़ से ऊपर वाली जो कैटेगरी है उसको और फर्दर ब्रेक डाउन किया जाए। और जब हमने ब्रेक डाउन किया तो हमने पाया कि जो तकलीफ है वो 10 से 50 करोड़ के जो सेगमेंट है उसमें तकलीफ बिल्कुल सही है कि यहाँ पर इन्वेंट्री ज्यादा हो गई है, लेकिन 50 करोड़ से ऊपर वाला सेगमेंट और 10 करोड़ से नीचे वाला जो सेगमेंट है वहां पर कोई इस प्रकार की दिक्कत हमें दिखाई नहीं पड़ी है। मतलब ये कि अगर मैं ये कहूं कि जो 10 करोड़ से नीचे वाले सेगमेंट की इन्वेंट्री है इसको मुकम्मल तौर पे बेच देने के लिए, मान लें कि कल कोई नया लॉन्च ना हो, तो जो इन्वेंट्री आज बाजार में 10 करोड़ से नीचे वाले मकानों की है उसको ज्यादा से ज्यादा 2 साल दरकार है सारा माल बेच देने के लिए, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी मार्केट समझा जा सकता है सप्लायर डेवलपर की तरफ से कि ये बहुत ही तेज रफ्तारी से काम चल रहा है और बिक रही है सामान, सारा अपार्टमेंट्स बिक रहे हैं। जो दिक्कतें हैं वो एक सेगमेंट है, स्पेसिफिक सेगमेंट है, जो मेरा ख्याल है 15 करोड़ से लेके 45-40 करोड़ के दरमियान का जो सेगमेंट है वहां पर उस इन्वेंट्री को बेचने के लिए आपको कम से कम 4 से 4.5 साल दरकार है और वहां पर चिंता बढ़ रही है क्योंकि वहां पर इन्वेंट्री बहुत आ रही है। लेकिन वंस अगेन जब आप 50 करोड़ से ऊपर वाले सेगमेंट की तरफ ध्यान दें, ये वो सेगमेंट है जहां पर पिछले कुछ वक्तों में आपके मीडिया ने भी कई सारे इस तरह के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं। लोग 100, 200, 300, 400 और जो आखिरी हमने देखा है वो तकरीबन 700 करोड़ के ऊपर का जो मकान बिका, इस किस्म के मकान लगातार बिक रहे हैं और यहाँ पर कोई ठहराव नहीं है, यहाँ पर कोई रुकावट नहीं दिखाई दे रही। और जैसा मैंने बताया यहाँ पर भी जो भी इन्वेंट्री आज मौजूद है जो सुपर लग्जरी कह लें, इस इन्वेंट्री को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करने या बेच देने के लिए 1.5 से 2.25 साल दरकार है। तो ओवरऑल सिर्फ लग्जरी 2.5 करोड़ के ऊपर के मकानों को लग्जरी कह के एक ओवरऑल सिचुएशन क्रिएट कर देना मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। हमें इसको फर्दर सेगमेंट करके देखना होगा कि किस सेगमेंट में ज्यादा है। जैसा मैंने बताया जो एकदम सुपर लग्जरी सेगमेंट है वहां पर तो अल्टीमेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेज रफ्तारी से माल बिक रहा है। और जो 10-12 करोड़ के नीचे वाला सेगमेंट है वहां पर भी माल बहुत बिक रहा है। जो बिटवीन वाला सेगमेंट है लग्जरी का, वहां पर आपको दिक्कत बिल्कुल दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रशांत जी, एक क्विक कमेंट आपसे जानना चाहेंगे, समय थोड़ा सा कम है। देखिए, बीच में ग्लोबल मंदी की बातचीत चल रही थी, क्या लोग थोड़े से कॉशियस हो रहे हैं होम बाइंग को लेकर? अपने प्लान्स को क्या डिले करते हुए दिख रहे हैं? एक संक्षेप में सर आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए, रियल एस्टेट हमेशा आप देखेंगे जब सेंटिमेंट पॉजिटिव हो, लॉन्ग टर्म आउटलुक काफी स्टेबल दिखता है तो लोग बढ़ चढ़कर घर की खरीदारी करते हैं। और चूंकि अभी कुछ चंद महीनों से आप देखिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, फिर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन की वजह से भी कुछ सेंटिमेंट्स में गिरावट आई। सबसे बड़ी बात हमें ध्यान देने की ये जरूरत है कि जॉब क्रिएशन, जॉब मार्केट भी अभी थोड़ा सा कम वाइब्रेंट है। तो मेरे ख्याल से इन चंद फैक्टर्स को अगर आप देखें तो लोग अभी पहले जितना उत्साहित नहीं है, पहले जितना अश्योर्ड नहीं है कि उनके लॉन्ग टर्म इनकम जनरेशन कैपेबिलिटी इंटैक्ट है कि नहीं। तो इसी की वजह से वो लोग शायद एक पॉज ले रहे हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी हम इंटरेस्ट रेट कट के साइकिल पे हैं। हो सकता है बहुत लोगों ने इसलिए वेट किया हो कि भाई देख लेते शायद इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में शायद फर्दर रेट कट हो, तब हम आगे बढ़ के परचेज डिसीजन लें। तो मेरे ख्याल से देखिए, एक चीज को नकारा नहीं जा सकता है कि एक जो यूफोरिया थी चंद क्वार्टर से पहले, अभी थोड़ी सी वो कूल डाउन हो गई। जहां आप पहले हमेशा पढ़ते थे कि कोई इन्वेंट्री लॉन्च, बिल्कुल यूफोरिया कूल डाउन हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, पॉइंट टेकन। यूफोरिया कम हुई है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गए थे, थोड़े सस्ते हो जाएं घर तो शायद फिर से वो रौनक लौटे। चलिए काम करते हैं, शो को समाप्त करने से पहले देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट की इस हफ्ते की 10 बड़ी खबरें कौन सी रही हैं। तो मुंबई में मानसून की शुरुआत के साथ ही म्हाडा ने कमजोर इमारतों में रहने वालों को 20,000 रुपए महीने किराया देने का फैसला किया है। म्हाडा के इस कदम से 96,000 कमजोर इमारतों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। म्हाडा ने बारिश के चलते इन इमारतों को खाली कराने का फैसला किया है। काउंटी ग्रुप ने गाजियाबाद में 1800 करोड़ रुपए का नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जेड काउंटी नाम से ये लॉन्च। इस प्रोजेक्ट में कंपनी 13.25 एकड़ जमीन में कुल 1000 फ्लैट्स बनाएगी। ये जमीन वेब ग्रुप की 4200 एकड़ के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। एमआर प्रॉपर्टीज लखनऊ के गोमती नगर में प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट इलीट ओएसिस बनाने जा रही है। 400 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में
3 BHK फ्लैट की कीमत 2.25 करोड़ से 2 करोड़ 90 लाख रुपए होगी। वहीं 4 BHK फ्लैट की कीमत 3.9 करोड़ से 4.25 करोड़ रुपए के बीच होगी। कर्नाटक के रियल एस्टेट रेगुलेटर के रेरा की माने तो राज्य के 2600 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ने अपने डेडलाइन पार कर ली है। इनमें से अकेले बेंगलुरु में ही 1300 से ज्यादा प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। टेस्ला ने मुंबई के कुर्ला इलाके में 24 करोड़ में वेयरहाउस बनाने के लिए जमीन लीज पर ली है। लोढ़ा लॉजिस्टिक्स पार्क में कंपनी ने 5 साल के लिए करीब 24,500 वर्ग फीट एरिया लीज में लिया है। रियल्टी फर्म अरण्यक ने राजस्थान, गोवा और हिमाचल प्रदेश में 1400 करोड़ की लागत से दूसरा होम प्रोजेक्ट लॉन्च करने का ऐलान किया है। कंपनी का फोकस बायर्स को ग्रीनरी से भरपूर प्रीमियम सेगमेंट में घर मुहैया कराना है। भारतीय यंगस्टर्स में दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदने का क्रेज तेजी से बढ़ा है। शोभा रियल्टी के दुबई लग्जरी प्रोजेक्ट में 17% खरीदारियों का भारतीय करेक्शन सामने आया है। पिछले साल के मुकाबले दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदने वालों में भारतीय खरीदारियों की तादाद 5% बढ़ी है। सिंगापुर में मल्टी $1 मिलियन वाले बंगलों की बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। इस साल की पहली तिमाही में सिंगापुर में सिर्फ 2 ही आलीशान गुड क्लास के बंगलों की बिक्री हुई है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रहे जितेंद्र ने मुंबई अधेरी में 855 करोड़ रुपए के लैंड पार्सल की बिक्री की है। उन्होंने यह जमीन एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स को बेची है। और मशहूर बॉलीवुड एक्टर जयदीप अहलावत ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में नया लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है। इस अपार्टमेंट की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। इस घर का कुल एरिया करीब 2350 स्क्वायर फीट है। और इसी के साथ इस शो को यहां पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। गुलाम जिया जी और प्रशांत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे साथ इस खास शो में स्पेशल डिस्कशन के लिए जुड़ने के लिए। फिलहाल स्वदेश स्मार्ट शहर को यहां पर समेटेंगे, लेकिन आप बने रेडियो न्यूज़ स्वदेश के साथ। नमस्कार।